तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन करी थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, हमने उनकी यूनिट्स पे चर्चा करी थी। इसके बाद हम देखें तो हम कोई भी मेजरमेंट होता है उसमें एक्यूरेसी प्रेसीजन क्या होता है, और वहीं आगे हम बात करें तो उसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि डायमेंशन, एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में डायमेंशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, या तो हम एमसीक्यूज में आ जाएंगे विच ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, विच ऑफ द क्वांटिटीज व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटीज, मतलब इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद इसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो भी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो पूरा कंप्लीट डायमेंशन जो है हम इसमें देखेंगे। अब हमने पढ़ा था दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक तो फंडामेंटल होती है और एक फंडामेंटल कितनी होती हैं, कितनी, 7 में कौन कौन सी, एक बार जल्दी से नाम बताइएगा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ कितनी हो गई, एक और, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे था, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरीके से 7 क्वांटिटीज हमारी होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से 7 क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी कितनी होती है? अब आप कहेंगे सर ड्राइव क्वांटिटी तो बहुत सारी होती हैं। तो किसी भी ड्राइव क्वांटिटी में, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, हाउ मच फंडामेंटल क्वांटिटीज या हाउ मच पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मैंने अभी जैसे आपको बोला, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन अ ड्राइव क्वांटिटी। अब बोलो सर ड्राइव क्वांटिटी क्या कहलाती है? जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे। अब भैया फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा तो फंडामेंटल की पावर्स भी होंगी उसमें। भाई एक, कभी एक फंडामेंटल, कभी 2 फंडामेंटल, कभी 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, होता कि नहीं होता? अब लेंथ मतलब एक प्रकार से लेंथ ही है, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ की कितनी यूनिट्स की, कितनी पावर्स की जरूरत पड़ रही है? 2। तो पावर कितनी है? 2। मतलब लेंथ की 2 डायमेंशन जब होंगी, जब लेंथ की 2 डायमेंशंस होंगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं इन एरिया there is 2 dimensions of, अरे जल्दी बताओ, 2 dimensions of length। तो मैंने अभी बोला ना कि किसी भी ड्राइव क्वांटिटी में, एरिया मतलब ड्राइव क्वांटिटी, कितनी रिक्वायरमेंट जरूरत हो रही है, किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी की, उसको कहते हैं डायमेंशन। कोई कंफ्यूजन किसी को? व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला या व्हाट इज डायमेंशन? पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इन एनी ड्राइव क्वांटिटी the power of fundamental quantity is known as dimension of that physical quantity। of that physical quantity मतलब ड्राइव क्वांटिटी की बात चले, उस ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होंगे, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? भैया 7 में से 3 तो होंगी, 2 तो होंगी, 1 तो होंगी, कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ रही, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, सॉरी, डायमेंशन। समझ में आया? सभी को समझ में आया? जैसे एरिया हो गया, मैं अगर वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितनी डायमेंशन की जरूरत? तो हम कह सकते हैं इन वॉल्यूम देयर इज 3 डायमेंशंस ऑफ, समझ में आ गया? कितनी लेंथ की कितनी डायमेंशन? 3। ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया एरिया। मैं अगर डेंसिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? अरे भाई डेंसिटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा?
मास अपॉन, और वॉल्यूम में कितनी डायमेंशंस होती हैं? 3। अगर मैं इसको वॉल्यूम में देखूं तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना, तो मास की डायमेंशन 1 होगी, डायमेंशन ऑफ मास कितना होगा, और वॉल्यूम में मतलब लेंथ का डायमेंशन कितना होगा? -3। बोलो सर क्यों? क्योंकि अपॉन में हमें लेना होता है इन मल्टीप्लिकेशन। अब वो पावर नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, वो रेज्ड जो पावर है दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। शायद आप लोगों को डायमेंशन क्लियर हुआ होगा। अभी तक तो डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, अरे भाई डायमेंशन क्या है पहले वो तो समझो, कितनी वो क्वांटिटीज रिक्वायर हो गई। जैसे मैं यहाँ पे अब पहले डायमेंशन फॉर्मूले, ये तो हमने डायमेंशंस की बात करी है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डायमेंशंस। अभी मैं डायमेंशनल फॉर्मूले पे आऊंगा। अब पहले तो आप देखिएगा, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करनी है, सुनिएगा बात, अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूं, मैं किसकी बात करूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कहता है कि किसी भी क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ MLT, m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c, इन पावर्स को डायमेंशन कहते हैं। और ये MLT के टर्म्स में है इन मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, मैकेनिक्स में MLT मास, लेंथ और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। वो MLT कितनी बार यूज हुई है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भाई जो अभी जैसे मैंने एरिया लिया था, तो एरिया अब समझियो, एरिया, अब मैं अगर एक एग्जांपल लूं, सबसे पहले एरिया, तो एरिया का डायमेंशन, मास होता है 0, लेंथ में कितनी की रिक्वायरमेंट 2, टी पे कितने की 0। क्यों सर? भाई टाइम 0, कोई डायमेंशन नहीं होती टाइम की, मास की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेंथ की कितनी डायमेंशन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m0 l2 t0। कोई कंफ्यूजन? वॉल्यूम का क्या बनेगा सर? वॉल्यूम का क्या बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि कितनी जरूरत होती लेंथ में? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं डेंसिटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी की बात करूंगा तो क्या होगा? मास। भाई डेंसिटी हो, सुनो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल परेशान नहीं होना, फॉर्मूला पता है, दुनिया की सब डायमेंशन आप निकाल लोगे चुटकियों में, रटने कभी नहीं है डायमेंशन, ना कभी रटे जाते हैं। मैं याद नहीं कर पाया आज तक, मुझे भी ड्राइव करना पड़ता है। यस, क्यों? क्योंकि रटना थोड़ी, समझ के करना, समझ के कभी भी डायमेंशन निकाल लो। आपको डेंसिटी दुनिया जानती, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? भाई आप देख लो, यहाँ पे पूरे डायमेंशंस दिए गए हैं। किसका डायमेंशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, वहीं मास को रिप्रेजेंट करते हैं M से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। ये 3 आपके काम के हैं, ये जनरली काम के हैं। अच्छा, करंट मिल जाएगा आपको जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, कहाँ पे? इन क्लास 12। और ये जिंदगी में नहीं मिलता, थर्मोडायनेमिक्स में कभी कभार मिल जाए, टेम्परेचर तो आ जाता है, नहीं तो जनरली नहीं आता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन जनरली, या लुमिनस इंटेंसिटी जे, या फिर CD से ही जनरली हम यहाँ पे कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल MOL से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन हो? MLT समझ में आ गया? M फॉर रिप्रेजेंटिंग फॉर मास। किसी भी क्वांटिटी में अगर मास है तो वो M आएगा, लेंथ है तो L, लेंथ कितनी बार आ रही है उतने की पावर लगा दो, दैट्स ऑल, सिंपल है। डेंसिटी क्या होगा भाई? मास। मास क्या होता है बेटा? M। एक आ रही मास की, वॉल्यूम में लेंथ की कितनी आती? 3 आते हैं। अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं। M हो जाएगा 1, L हो जाएगा -3, T हो जाएगा 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द मास डेंसिटी। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी। अभी हम बहुत सारे क्वांटिटीज जल्दी जल्दी हम 10-15 फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। 3 हो गए, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब अगर हम आगे कुछ एक एक दो फॉर्मूले जल्दी से यहाँ पे देखें, अगर एक और यहाँ पे होता है रिलेटिव डेंसिटी का क्या होगा फॉर्मूला? रिलेटिव डेंसिटी,
रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन लेस है ये। अब कल मैंने शायद आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मैं जब जिस दिन डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो आपको दो क्वांटिटीज पे चर्चा जरूर करूंगा, डायमेंशनल क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो है बेटा, इट्स अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मान लो हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, सपोज कोई भी केरोसिन ले लो, का रेशियो किसके साथ? डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये दोनों कैसी हैं भैया? सेम है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? ml-3t0। अच्छा, इसका भी डायमेंशन होगा ml-3t। जी एक दूसरे से कट जाए तो m0 l0 t0, m0 l0 t0, इस तरीके से डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो रही है। जैसे एंगल, एंगल इज ऑल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंगल इज ऑल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। समझ में आ गई? स्ट्रेन भाई, यहां पे स्ट्रेन या थिंक स्ट्रेस, कोई डायमेंशन लेस। स्ट्रेन जो होता है इट्स अ डायमेंशन लेस। तो तीन हमने डायमेंशन लेस क्वांटिटी की बात कर ली, एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, ये सब क्वांटिटी होती तो हैं, बाकी इनकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होगा? स्पीड या फिर वेलोसिटी का क्या होगा? अब सब जानते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। भाई डिस्टेंस मतलब l, टाइम मतलब t, क्या फॉर्मूला बनेगा? कोई कंफ्यूजन है? कोई बताएगा स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m0 l t-1। वेलोसिटी का क्या होता है? आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अब देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, अरे होता कि नहीं होता? वेलोसिटी का अगर याद हो तो अच्छा है, नहीं होता अपॉन में एक और टी आ जाएगा, अपॉन में एक और टी आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा? तो आज से एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला याद हो जाएगा सभी को, क्या होता है? कैसे आया ये समझ में आई बात? कितनी डायमेंशंस? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन में मास की 0 डायमेंशन है, लेंथ का 1 डायमेंशन है और टाइम के -2 डायमेंशन, और इस फॉर्मूले को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया? ऐसे उसनी ने से क्यों? थोड़ा सा एक्टिव रहो भाई, इतना एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको 4 घंटे से मैं पढ़ा ही रहा था, अभी इसके पहले 2 घंटे रेगुलर मैंने 9 को पढ़ा रेगुलर, उसके पहले मैं घर पे पढ़ा के आया हूँ। लग नहीं रहा होगा कि मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ उसमें। नाश्ता भी नहीं किया मैंने, चाय बस पी है अभी। तुम लोग थोड़ा सा यार, है ना? चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं, मोमेंटम क्या होगा भाई? मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। अब मास सब जानते हैं m होता है, वेलोसिटी l-t-1। तो इसका प्रॉपर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml-t-1। और भी हम क्वांटिटीज पे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स होता है मास इनटू, मास का क्या होगा? एक्सेलरेशन का क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? कभी भूल जाओगे तो फॉर्मूले से निकाल लोगे, कभी भूल जाओगे तो फॉर्मूले से आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए बहुत बढ़िया। वहीं अगर मैं बात करूं वर्क, वर्क का क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? अरे फोर्स का हो जाएगा ml-t-2, डिस्प्लेसमेंट का l, तो ml-2t-2। अच्छा, वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना?
पावर का क्या होता है? पावर का क्या होगा भाई? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अभी आगे पूरा एक चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, पूरी एक चैप्टर है, पूरा एक यूनिट है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें उसमें हम नई सीखेंगे। वर्क का होता है ml2, आप बिल्कुल डायरेक्टली याद रख लो। टाइम का कितना t, क्या हो जाएगा? अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। चलिए अब एक और चीज समझ लो, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होगा? mlt-2, डायरेक्ट ना बने, मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया करो। मान लो प्रेशर अगर आ गया और आपको नहीं पता तो आप लिखो वर्क अपॉन एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिख दो क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अच्छा, मास हो जाएगा m, एक्सेलरेशन तो याद होगा ही होगा, अपॉन में क्या होगा? समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? अब ऐसे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ml-1 t-2, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, स्ट्रेन, जो स्ट्रेस होता है और प्रेशर दोनों की फोर्स सेम होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी जो है फॉर्मूला वो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे आगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कौन सा चैप्टर? तो वहां हम तीन चीजें पढ़ेंगे, स्ट्रेस
देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, LHS का डायमेंशन लेंगे तो क्या आएगा, m0 LT माइनस टू स्क्वायर है, L2 हो जाएगा, नहीं -1 होता है तो ये -2 हो जाएगा। वहीं RHS की बात करें तो ये हो जाएगा m0 LT माइनस 1 सेम। और यहाँ पे अगर 2 का हमें कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन होता है, होता कि नहीं होता है। और वहीं पे अगर हम देखें S का कितना है, L 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे, mL2 T माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं, m0 L2 T माइनस 2, इसका भी m0 L2 करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ मैं आपको फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, इनके डायमेंशन फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करने हैं, सभी लोग करेंगे। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ यहाँ पे इक्वेशंस दे रहा हूँ जिनको डायमेंशनली चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो करेक्ट हैं या फिर तो कितने लोग करके लाएंगे। मैं और भी फॉर्मूले लिख रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। यार बहुत सारे थे यार, इसमें नहीं है सर। चलिए, ये कुछ इक्वेशंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, जो ना बनेंगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। E इज अ इलास्टिक कांस्टेंट, E इज इलास्टिक कांस्टेंट, और D जो है इट्स अ डेंसिटी। D क्या है बेटा, डेंसिटी है, ठीक है ना। मैं नोटेशन भी साथ में लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा जो है y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर L। y है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इलास्टिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं उसको, इलास्टिक कांस्टेंट हमने पढ़ाया है आपको ना। वहीं पे अगर बात करें, m क्या है, मास है, L क्या है, लेंथ है, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल l इज ऑल्सो लेंथ, r इज रेडियस, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इनको डायमेंशनली करेक्ट करना है आपको। न्यू इज इक्वल टू 1/2L T अपॉन M, T अपॉन M, T टाइम पीरियड, L लेंथ, M मास है, ठीक है। V इज इक्वल टू T अपॉन M, V है वेलोसिटी, T डिनोट्स फॉर द टेंशन, टेंशन है, टेंशन मतलब होता है एक टाइप का फोर्स, टाइम को मत ले लेना, T इज नॉट डिनोट फॉर टाइम, इट्स अ टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, एक प्रकार का फोर्स कह लो आप, है ना। M फॉर द मास, M फॉर द मास, हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन mgh। और चाहिए हो तो और लिख दें क्या, इट सफिशिएंट है। स्मॉल m डिनोट्स फॉर द मास, T इट्स अ टेंशन बेटा, T इट्स अ टेंशन, इट्स स्मॉल l इज अ लेंथ। अब कोई भी लेंथ हो सा मतलब, ऊपर वाला वहां पे सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स नॉट फॉर द टाइम। सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फोर्स है, फोर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, टेंशन T। ये सब दिए रहेंगे, फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन आएगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। आप इक्वेशन चेक करो कि सही है या गलत है, ये आपको बताना है।
स्मॉल एल फॉर लेंथ, हाँ तो कैपिटल एल, दो अलग अलग लेंथ्स होंगी उसमें, ठीक है ना, नोट करो जल्दी से। अगर मैं दूसरे यूज की बात करूं तो यहां पे आता है, सबसे पहले मैं अभी ड्राइव द फॉर्मूला पे चर्चा करूंगा, फिर कन्वर्जन हम 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला यहां पे अगर मैं बात करूं तो टू ड्राइव द फॉर्मूला, ये बहुत काम का है। कन्वर्जन तो इजी है, मेन जो है वो है ड्राइव द फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला है वो कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे लेके तो चेक द करेक्टनेस, कन्वर्ट की हम बाद में बात करेंगे, अभी टू ड्राइव द फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखो, द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन। सुन लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। कौन? टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एल। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ एल पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसका टाइम फॉर्मूला निकालना है? टाइम पीरियड का। किसका फॉर्मूला निकालना है? टाइम पीरियड। तो हमने कह दिया भैया जो लेट टाइम पीरियड इज टी, हमने मान लिया कि टाइम पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है? टी को। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, और डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई? जो भी जिस चीज का भी फॉर्मूला निकालना है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रख दो। एल पे डिपेंड कर रहा है एल, जी पे डिपेंड कर रहा है जी, एक पे ए लिख दो, एक पे बी लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ देखो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा के एल टू दी पावर ए जी टू दी पावर बी। कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने इतना कर लिया। अब डायमेंशन ऑफ टाइम कितना होता है? डायमेंशन ऑफ टाइम कितना होता है? टी होता है ना, तो इसको लिख देंगे m0 l0 t। कोई प्रॉब्लम है क्या? टी पे बन आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं? सिंपल सा बात, की तो कांस्टेंट है, लेंथ का l होता है a, ग्रेविटेशन x m0 l। अब चाहे वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन हो, चाहे वो एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन, संभव यहाँ देख लो बेटा बनेगा नहीं तो कन्वर्जन। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे छोड़ के आ जाओगे फिर। मैंने कहा जो भी क्वांटिटी जिस पे डिपेंड कर रही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो। एक क्वांटिटी होगा तो a, दो क्वांटिटी होगा तो b की पावर, तीन होंगी तो a, b और c आ जाए। अभी तीन वाले भी हम कराएंगे आपको, ठीक है ना। अब l यहाँ पे कितना है? देखो k हो गया, l पे कितना आएगा? a की पावर प्लस b की पावर, क्योंकि यहाँ से मिलेगा a, यहाँ से मिलेगा b, l पे आ जाएगा a प्लस b। अरे आएगा कि नहीं? t तो यहाँ है नहीं है, केवल यहाँ है -2b। कोई कंफ्यूजन? m0 यहाँ पे l0 t -1, ये सॉरी t1 है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर दूं तो कंपेयर करूंगा तो मास तो है नहीं है, तो कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं। एल का कंपैरिजन करेंगे तो कितना होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड -2b इज इक्वल टू क्या होगा? 1। 2b इज इक्वल टू क्या होगा? तो b की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -1/2 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2। a और b की वैल्यू जैसे ही मिले तुरंत पहले वाले फॉर्मूले में रख दो, पहले वाले फॉर्मूले में रख दो। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k, l पे कितने की पावर, g पे कितने की पावर, अपॉन में 2 आ जाएगा कि नहीं? अरे 1/2 g पे 1/2 ऐसा लिख लेंगे कि नहीं? और 1/2 का मतलब रूट होता है कि नहीं? अरे रूट होता कि नहीं? तो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू k रूट अपॉन एल जी। इसका एक लिमिटेशन है, डायमेंशन का एक लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? ये डायमेंशन के साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लिमिटेशन है। होता है एक्चुअल में जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम, इट्स 1/2 पाई रूट एल अपॉन जी। कितना होता है? नहीं, 2 पाई रूट एल अपॉन जी कितना होता है? अभी कराया था ना इक्वेशन, चेक द करेक्ट। लेकिन ये 2 पाई आएगा, ये कभी नहीं निकाल पाएगा कौन? डायमेंशन एनालिसिस। तो ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है।
आप कभी वैल्यू पता ही नहीं कर पाओगे कि उसके कांस्टेंट में क्या आएगा। वेरिएबल तो बढ़िया बकायदा बता देगा, रूट एल अपॉन जी, देखो निकाल लिया मैंने, फॉर्मूला निकाल लिया कि नहीं, एल अपॉन जी तो बता देगा, बट समस्या है कि सर वो के की वैल्यू क्या होगी ये आज तक नहीं बता पाएगा। ये इसका लिमिटेशन था डायमेंशन एनालिसिस का। समझ में आ गया? कर लोगे आप सभी। जैसे एक कांस्टेंट है, चाहे क्वेश्चन है एक, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा इसको नोट कर लो। फोर्स एफ ऑफ द पार्टिकल, जल्दी से यहां पे लिखो इक्वेशन, फोर्स एफ acting on the particle revolving in circular orbit depends on its mass m, radius r of the circle and velocity v of the particle। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, force acting on the particle revolving in a circular orbit depends on its mass, radius of the circle, velocity v of the particle, using the method of dimension ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एफ, मतलब फोर्स के लिए डेरिवेशन निकालो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एफ। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने अभी आपको समझाई थी। किस किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स? मास पे, रेडियस पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, क्या करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो, एक पे ए, एक पे बी, एक पे सी। इतने लोग कितने लोग कर लेंगे? इतना कितने लोग कर लेंगे भाई? मैंने क्वेश्चन में बोला कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड। मैंने m लिख दिया, रेडियस r लिख दिया, वेलोसिटी भी लिख दिया। एक पे a लगा दिया, एक पे b लगा दिया, एक पे c। अच्छा बोलो सर, अगर हम r पहले ले लें या मास बाद में ले लें तो कोई कंफ्यूजन है क्या? नो कंफ्यूजन। कहीं भी आगे पीछे कहीं भी लिख दो वैल्यू, नो प्रॉब्लम, कहीं भी लिख दोगे फॉर्मूला सही आएगा। बस आपको डायमेंशन फॉर्मूले सही आना चाहिए, आपको डायमेंशन फॉर्मूले बनना चाहिए, तभी आप सही कर पाओगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भैया? पहले तो इसको इक्वल करोगे तो आपका k आ जाएगा, तो m टू दी पावर a, r टू दी पावर b और v टू दी पावर c। चलो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन? m l होता कि नहीं होता? हाँ, अब यही गलत लगाओगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मास का m हो जाएगा a, रेडियस का l हो जाएगा b, वेलोसिटी का l t-1 c। यही होता है क्या? चलो अब m कहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है, तो m पे केवल a लगा दो। ठीक है, l कहाँ कहाँ है? b है और c है। t कहाँ कहाँ है? केवल इधर पे है, -c अकेला आ जाएगा। अरे m पे 1 की पावर, l पे 1 की पावर, t पे कितने की पावर? 2। कंपेयर करोगे a कितना हो जाएगा? मास की पावर को मास की पावर से कंपेयर करेंगे, लेंथ की पावर मतलब l को l की पावर से कंपेयर करेंगे, t को t की पावर से कंपेयर कर देंगे भाई। चलिए अब अगर t वाली पावर को कंपेयर करें तो c की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी ना। c को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा ना। अरे 2 आएगा कि नहीं आएगा? a आ गया, c आ गया। हमने b वाला क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू, b प्लस c किसके हो गए? c की वैल्यू कितनी निकाल के रखें, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? आ गया कि नहीं आया? ये ए बी सी को क्या करोगे? अरे ए बी सी को कहाँ रखोगे? तो F इज इक्वल टू के, m की वैल्यू r की, मतलब r पे कितने की पावर? तो अरे हाँ सही है, r पे कितने की पावर? -1। और v पे कितने की पावर? 2।
आर अपॉन में आएगा तो के क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन, ये होता है फोर्स, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान करो मैंने ड्राइव कराया था, सेंट्रीपिटल फोर्स निकलवाया था, बताया था कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। देखो डायमेंशन फॉर्मूले से भी हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, दिस इज द मेथड। कितने लोग कर लेंगे, बन जाएगा सभी से, अरे हाँ या ना। अब जो नेक्स्ट जो यूज है इसका वो है क्या, नेक्स्ट यूज क्या है, टू कन्वर्ट द यूनिट, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। लेट अस कन्वर्ट न्यूटन, मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन को हम डाइन सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट को हम किस में करते हैं, सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C। एक न्यूटन है, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अच्छा वैसे होता है एसआई में 1 मीटर, और 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 1000 नहीं, क्या लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते कि नहीं। तो अब ऊपर m1 को लिख लो 100 अपॉन 1, 100 अपॉन, अब फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी, एम एल होता कि नहीं, कंपेयर करके हमें दो वैल्यू मिल जाए बस, ए बी और सी की। ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 1, टी हो जाए मतलब सी जो हो जाएगा -2। तो ये ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ती है। यहाँ कितना आएगा 1 की पावर, ये तो हो गया, नहीं यार मास थोड़ी होता है, हाँ अरे लेंथ में क्यों लिख दिया हमने, ये तो m1 अपॉन m2 है ना, हाँ तो इसमें थोड़ी होता है, मास कितना होता है 1 किलोग्राम अपॉन, तो 1 किलोग्राम होगा ना, 1000 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, अरे 1000 किलोग्राम अपॉन, वहीं अगर हम लेंथ की बात करें 100 सेंटीमीटर अपॉन, भाई ये है ग्राम में, ये है किलोग्राम में, ये मतलब अब ये एक्चुअल में हमें सेम यूनिट बनानी पड़ती हैं। वहीं ये हो जाएगा 100 अपॉन 1 रेशियो, और टाइम का क्या होता है, दोनों को सेकंड्स में ही लेते ना, इस पे कितने की पावर है 1, इस पे कितने की भी पावर हो 1, पे कितने की भी पावर हो 1 ही होता है ना। तो ये 10 3, ये 10 कितना है 2, 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा, अरे 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा, तो 1 न्यूटन जो होगा 10 टू दी पावर 5, ये होता है सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में यूजिंग डायमेंशन m1 अपॉन m2। फॉर्मूला याद रखोगे बेटा, ये फॉर्मूला याद रखोगे, रेशियो देख लो किस में कन्वर्ट करना है वो देख लो, बहुत इजी हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएंगे, बन जाएंगे। अब एक और लास्ट यहाँ से टॉपिक आता है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये हो गया ड्राइव, लीस्ट लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ लिमिटेशन। अरे भाई खुल जा, हाँ, what are the limitations of dimensional analysis? Limitations of dimensional analysis। यस जल्दी से बताएं क्या होता है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस, कौन बताएगा। सबसे पहले दिस मेथड डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट, मैंने अभी बताया था, ये डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता, डायमेंशनल कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। हम उस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर पाएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होंगे, लॉगरिथमिक टर्म्स होंगे, एक्सपोनेंशियल,
उन जैसे अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था, अरे करवाया कि नहीं, उन फॉर्मूले को ड्राइव ये नहीं कर पाएगा जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा या एक्सपोनेंशियल टर्म्स होंगे, उनको ये नहीं समझा पाएगा। तीसरा, अगर कोई क्वांटिटीज मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कोई भी क्वांटिटी मोर देन 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, अभी कहा था ना कि टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटेशन व्हाटएवर, या फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मास रेडियस और वेलोसिटी, इनके अलावा अगर कोई चौथा क्वांटिटी आ गया, 4 क्वांटिटी पे जो डिपेंड करेंगे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग सुन नहीं रहे थे पीछे। अगर किसी भी क्वांटिटी या कोई जैसे फोर्स है या टाइम पीरियड है या कोई भी जिसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला या फॉर्मूला ड्राइव करना है, अगर मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा तो उसका डायमेंशन मतलब उसका फॉर्मूला ड्राइव हम नहीं कर पाएंगे। ये इसका एक लिमिटेशन है। 3 हो गए लिमिटेशन। चौथा लिमिटेशन कहता है कि जैसे इन द इक्वेशन सम ऑफ द डायमेंशनल कांस्टेंट लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन द रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब कहीं अगर डायमेंशनल कांस्टेंट टर्म्स आ जाएं, कांस्टेंट टर्म्स, तो उनका फिर हम डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो और इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर क्वांटिटी और स्केलर और वेक्टर, अभी ये नहीं बता पाएगा कि क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। समझ गए ना, ये होते हैं लिमिटेशंस। तो आई होप कि डायमेंशन में मजा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो बढ़िया अच्छे से पढ़ो, घर पे जाके रिवाइज करो और फर्स्ट चैप्टर में एक दिन टेस्ट के लिए रेडी रहना है, ठीक है ना।